नमस्ते। भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं और 3 लेक्चर में अब तक मैंने इसमें एक तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति 1950 की स्थिति और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमने डिस्कस किए हैं पहले के 2 लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम मुख्य रूप से समझेंगे इसमें जीडीपी या फिर जो नेशनल इनकम है उससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और उसके साथ में कुछ बेसिक और जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के उनको भी कवर करेंगे। तो सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब तक मैंने इसमें करीब 30 या 31 क्वेश्चन कवर करवाए हैं और आज हम जो है इसमें अगला क्वेश्चन की तरफ समझो कि 31 या 32 नंबर क्वेश्चन है वहां से लेके चलना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है और आज पूरी तरह से एक प्रकार से कहा जाए तो ये जीडीपी फिर नेशनल इनकम है हमारा कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से होती है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और उसमें पर कैपिटल इनकम भी क्या होता है और इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो ये सब हमें देखना है एक्चुअल में। वो इसके पहले के लेक्चर में मैंने जो है इसमें पहले ये बता चुका हूं कि जीडीपी की गणना जो है जो इस तरफ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय है माफ कीजिएगा उनका जो है एक संस्था है जिनको बोलते हैं एनएसओ, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उनके द्वारा जो है प्रति तिहाई में और साथ में वार्षिक आधार पर जो सकल घरेलू उत्पाद या फिर जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो सब जारी किए जाते हैं। तो वो तो ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है, हाल ही का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि 7 जनवरी को जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय उससे संबंधित संस्था है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसने जो है इस वर्ष 2025-26 के लिए उसने जो है अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है जिसमें जो है जिसमें भारत का जो है जो सकल घरेलू उत्पाद जिनको हम जो है कह सकते हैं रियल बेसिस पर कहते हैं, स्थिर भाव पर जिनको हम कहते हैं, वो 7.4% की वृद्धि पर बताया है कि, और उसमें भी जो है विशेष रूप से जो सेवा क्षेत्र है सर्वाधिक वृद्धि है, उससे थोड़ा कम जो है उद्योग क्षेत्र और सबसे कम जो है लगभग 3.1% के आसपास जो है कृषि क्षेत्र का रहा है। तो ये जो मैंने बताया इसमें रियल जीडीपी की बात किया मैंने, जो स्थिर मूल्य पर जो है कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा इसमें होता है नॉमिनल जीडीपी जिनको हम कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब बहुत सामान्य सा अर्थ है कि जो भाई बाजार मूल्य के बेसिस पर जो हम गणना करते हैं वो नाम मात्र का या फिर नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, उसमें महंगाई की बातें जुड़ी हुई है, जबकि पहले वाले में क्या होता है महंगाई की बातें जुड़ी नहीं हुई होती है। तो बहुत स्वाभाविक है इनका जो ग्रोथ रेट होगा अधिक होगा। तो जीडीपी जो है जो नॉमिनल बेसिस पर जो है जो उनका ग्रोथ रेट जो आया है वो 8% है। और ऐसी अगर देखिए इसमें जो प्रति व्यक्ति आय भारत में अब वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब वर्ष 2025-26 की बात कर रहा हूं, उसमें 2,126 2 लाख माफ कीजिएगा डेटा जितनी जो है 2,162 2,162 रुपया जो है एक औसत इनकम है भारत में प्रति व्यक्ति आय। ये तो जो है कुछ बेसिक फैक्ट्स बताया मैंने। अब इसी से संबंधित हमारे पास में सीजीपीएससी या फिर व्यापम या फिर यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, समानता अगर नेशनल इनकम से प्रश्न आ रहे हैं तो घुमा फिरा करके जो है प्रश्न जो है एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आते हैं। कभी डेटा पूछ देंगे तो कभी जो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो इसीलिए अगर पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो और इकोनॉमिक्स अगर सिलेबस में है, इंडियन इकोनॉमिक सिलेबस में है, तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है नेशनल इनकम। और इसमें काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ डेटा भी है, उनको ध्यान में रखना होता है। तो सीधे चलते हैं प्रश्न, पहला प्रश्न आज के लिए। तो प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय आय के संकेतक, थोड़ा सा पहले मैं राष्ट्रीय आय के संकेतक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के हिसाब से इन चीजों को रखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट, सकल घरेलू उत्पाद मीन्स मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं। जीडीपी एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर, मतलब जैसे कि इंडिया अगर घर मान ली उनके भीतर निवासियों व अन्य स्वामित्व वाले, निवासियों का मतलब यह है कि देश के भीतर, देश के अंदर की बात कर रहे हैं, वह अन्य स्वामित्व वाले, उसमें कोई देशी भी हो सकता है और कोई विदेशी जो भारत में उत्पादन कर रहे हैं वहां भी हो सकता है, उनकी बात कर रहे हैं, वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के
अंतिम वस्तु और सेवाओं का मतलब ये होता है कि भाई बीच में जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं होने की बात कर रहे हैं। उसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। ये जो पहला कह रहा है कि भाई जीडीपी जो है वो किसी भी देश की जो सीमा है, मतलब उनका जो है कह सकते हैं जैसे भारत की जो हमारे भौगोलिक सीमा, ये कह सकते हैं बहुत सामान्य भाषा में, तो यहाँ पर जितने लोग भी निवास करते हैं, अब वो भारत के नागरिक हो चाहे वहां विदेशी नागरिक जो भारत में रहकर कुछ उत्पादन कर रहा है, उनके द्वारा उत्पादित किया गया वस्तु और सेवाएं जो भी है, मगर वस्तु और सेवाओं में हमें अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा के मूल्य को लेना है, तब जाकर उनको हम कहते हैं जीडीपी। तो ये तो बिल्कुल पहले पहले जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी जो पहला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि भाई एक वित्तीय वर्ष में, इसका मतलब पुराने वाले स्टॉक में से रहे हैं तो उनको इसमें नहीं जोड़ना है। इसमें देसी लोग मतलब मूल निवासी जो भारत के नागरिक भी है वो भी उत्पादन करते हैं, और जो भारत में जो रहते हैं जो भारत के नागरिक नहीं है वो भी उत्पादन करते हैं भारत में, तो इनको इसमें जोड़ा जाएगा। शर्त यह है कि इसी वर्ष, जिस वित्तीय वर्ष के उत्पादन की बात कर रहे हैं उसी वर्ष में उत्पादन होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसमें अंतिम मूल्य को जोड़ना है, चाहे वस्तुओं का हो चाहे वह सेवाओं का हो। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो मध्यवर्ती वस्तुएं होते हैं उनके मूल्य को उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो पहले कौन से पहले जो बातें ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो है जीएनपी की बात कह रहे हैं। यहाँ पर जीडीपी का मतलब क्या हुआ इसमें, इसमें भारत के नागरिक जो भारत में निवास करते हैं, विदेशी कोई व्यक्ति भारत में निवास करते हैं, वो दोनों मिलकर उत्पादन किए हैं। इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर जो है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस नेशनल, नेशनल शब्द जब भी आया इसका मतलब समझ जाना है यहां पर केवल हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, केवल भारत के लोग, इसमें विदेशियों की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पर भी नेशनल टर्म्स आ गया मतलब समझना है केवल भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। एक और बात है, जहां पर भी जो है ग्रास या फिर सकल शब्द आया, ग्रास या फिर सकल शब्द आया, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उत्पादन की प्रक्रिया में जो घिसावट हुई है मशीनों की या फिर किसी भी और चीजों की, अगर मान लो वहां जुड़ा हुआ है तो उनको बोलते हैं सकल। और यदि मान लो वही हट गया, उनको हटा दिए घटा दिए, तो उनको बोलते हैं निवल, उनको बोलते हैं निवल। निवल या फिर कहते हैं नेट, नेट कहते हैं मतलब शुद्ध हो कह सकते हैं एक्चुअल में ये। तो घिसावट को अगर हटा दिए तो जो सकल शब्द लिखा है वहां पर हो जाएगा वो नेट हो जाएगा, मतलब उसमें निवल कहते हैं। और दूसरी शब्द बताया मैंने कि अगर जी लिखा है, डोमेस्टिक लिखा है, इसका मतलब उसमें घरेलू वाला है, उसमें भारत के लोग भी सम्मिलित होंगे और कोई विदेशी जो भारत में उत्पादन कर रहा है वो भी सम्मिलित होंगे। जबकि जो है जीएनपी जिसमें राष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ है उसमें केवल और केवल भारत के मूल निवासियों ही उनके द्वारा उत्पादित किया गया है। अब वो भारत की जो आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें करे, चाहे कहीं विदेश में जाकर किया हुआ है वहां से भारत में प्रॉफिट लेकर के आए, ये जो है नेशनल इनकम होता है। तो एक कंसेप्ट क्या है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जीएनपी का। अब जीएनपी के बारे में सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के निवासियों के स्वामित्व, मतलब केवल मूल निवासियों की बात कर रहे हैं, स्वामित्व उत्पादन के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का अनुमान है। ये बिल्कुल सही है। देखो दोनों बातें बिल्कुल सही है, एक जीडीपी का कॉन्सेप्ट है और दूसरा जो है जीएनपी की कॉन्सेप्ट है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा इसमें, सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उससे संबंधित ही है मगर इसमें कुछ दूसरे चीज, दूसरे आयाम को लिया हूं मैंने इसमें। अब देखिए, नाम मात्र का, नाम मात्रा सकल घरेलू उत्पाद जिनको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं इंग्लिश में, और नॉमिनल जीडीपी इसका मतलब आगे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नाम मात्रा सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का समग्र होता है। बाजार मूल्य की बात कर रहे हैं भाई, अगर बाजार मूल्य की बात कर रहे हैं तो उस समय तो स्वाभाविक है, अगर महंगाई बढ़ा हुआ है तो उत्पादन जो है चूंकि उसके मूल्य को कैलकुलेट कर रहे हैं हम ना, तो
वो तो बहुत बड़ा हो दिखेगा। क्यों? महंगाई बढ़ी हुई है इसी वजह से। मगर वास्तविक में क्या हमारा उत्पादन बढ़ा है मात्रात्मक रूप से कि नहीं बढ़ा है, ये तो नहीं चल पता चल पाया ना हमें। मतलब सिर्फ महंगाई बढ़ने से भी हो सकता है उनका जो है ज्यादा हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये उसी की बात करें, और इसीलिए जो है इनको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसीलिए इनको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, समग्र होता है। जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जिनको कहते हैं रियल जीडीपी, जिनको कहते हैं रियल जीडीपी, और पहले वाला जो है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और ये रियल जीडीपी वास्तविक सगर घरेलू उत्पाद मुद्रा स्फीति संयोजित माप होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअल में रियल जीडीपी की जब गणना करते हैं, इसमें भाव जो है वो स्थिर भाव को लेकर करते हैं। स्थिर भाव, अब स्थिर भाव का मतलब ये होता है हम उस पर्टिकुलर ईयर के भाव को लेते हैं जिसको हमने बेस ईयर बनाया है, जिनको हम आधार वर्ष बनाए हैं। उसी आधार वर्ष के बेसिस पर उस समय जो मूल्य था, उस मूल्य के बेसिस पर हमने कितनी वृद्धि किया है, तब एग्जैक्टली पता चल पाएगा। क्योंकि उसमें क्या है कि महंगाई क्या है, हमने महंगाई को हमने स्थिर कर दिया है। तब एग्जैक्टली पता चल पाता है कि एक्चुअल में हमने वास्तविक में वृद्धि किया है या फिर नहीं किया है। कहीं जो वृद्धि दिख रहा है वो महंगाई बस बढ़ जाने की वजह से तो नहीं है। तो जो महंगाई को जो है साथ में लेकर जो है प्रदर्शित करता है जीडीपी, उनको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जिसमें जो है जो महंगाई को एडजस्ट कर दिया जाता है, आधार वर्ष के बेसिस पर स्थिर भाव के लिया जाता है, वहां होता है वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी जिनको कहते हैं। तो अभी वर्तमान में जो आधार वर्ष है, मींस अभी 2025-26 के भी आंकड़े अभी जो रिसेंट में जारी किया गया है जो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, वो तो ठीक है 2011-12 के आधार वर्ष पर जारी किया है। मगर भारत सरकार ने हाल ही में घोषित कर रखा है कि भारत में जो जीडीपी और आईआईपी का जो कैलकुलेशन होता है, गणना होती है, उनके लिए आगामी जो आधार वर्ष होगा वो 2022-23 होने वाला है। ये सीजीपीएससी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आगामी वित्तीय वर्ष में या फिर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, या फिर अभी जब नए आर्थिक समीक्षा आएंगे तो मे भी उसमें भी हमारा जो है जो आधार वर्ष 2022-23 के बेसिस पर नेशनल इनकम के जितने भी उसके इंडिकेटर है, चाहे जीडीपी हो, चाहे वहां जीएनपी हो, चाहे वहां इस तरफ जो जीवीए है, वो सभी, और साथ में जो है जो आईआईपी, आईआईपी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उसका जो आधार वर्ष होगा वो 2022-23 होगा। तो ये में दोनों बातें बिल्कुल सही है। अब इसमें पहली बात तो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में मतलब जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से अधिक किंतु सेवा क्षेत्र से कम है। देखो ये एक्चुअल में जीडीपी के कंपोजिशन की बात कर रहा है। जीडीपी के कंपोजिशन या उनका संगठन का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारा ये जीडीपी है, ये जीडीपी हमारा, अब कुल मिलाकर के जीडीपी में जो है स्वाभाविक ही इनको बहुत स्वाभाविक रूप से 100% ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। अब 100% में अगर मान लो ये कहा जाए कि लगभग चलो उसमें 54% हिस्सा, लगभग इसमें जो है 54% हिस्सा जो है ये जो है सेवा क्षेत्र का है। एक रफली बस आइडिया रख लीजिए, 54% हिस्सा जो है सेवा क्षेत्र का है। और ऐसी सेम स्थिति अगर मान लो देखा जाए, लगभग माफ कीजिएगा, लगभग जो है 18% हिस्सा, मतलब 17 से 18% हिस्सा जो है वो कृषि और जो संबंधित क्षेत्र का है। लगभग अभी की स्थिति बता रहा हूं, रफली डाटा में ये, ठीक है। और बाकी जो शेष रह गए हैं लगभग वो 26-27% के आसपास में, ये जो है उद्योग क्षेत्र का है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य हम बात करें, इसको बोलते हैं जीडीपी का कंपोजिशन, मतलब उनका संगठन कहते हैं, जिसमें एक कृषि और संबंधित क्षेत्र होता है, दूसरा सेवा क्षेत्र होता है, और दूसरा उद्योग क्षेत्र होता है, और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र होता है। अभी वर्तमान में भारत में अगर उनकी कंपोजिशन देखे जीडीपी में, तो सेवा क्षेत्र सर्वाधिक है, लगभग 54%
54-55% के आसपास सर्विस सेक्टर का योगदान है, और लगभग वही जो है 26-27% के आसपास इस तरफ जो इंडस्ट्री है उनका योगदान है उसमें, इंडस्ट्री में। और इस तरफ अगर देखेंगे तो उसमें जो एग्रीकल्चर और जो उसमें जो सर्विस सेक्टर है, अच्छा पहले सर्विस बताया मैंने 54-55% के आसपास, फिर इंडस्ट्री लगभग 26-27% के आसपास, और जो एग्रीकल्चर जो है लगभग 17, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर कहते हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्र, जैसे बागवानी वगैरह भी है, मछली पालन वगैरह है, वानिकी वगैरह, पशुपालन, वो सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो वो जो है अभी वर्तमान में लगभग 17 से 18% के आसपास है। तो रफली, बस मैं कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूं, बस रफली एक आइडिया के लिए कि आपको बस ये आइडिया रहे कि भाई सर्विस सेक्टर सच में ज्यादा है। और एक्चुअल में अगर यहां देखा जाए तो जैसे कि इसमें अगर कृषि और मान लो हम उद्योग को भी जोड़ दिए, देखो उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कृषि और संबंधित क्षेत्र से अधिक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। 18 से तो कम से कम 27-28 तो अधिक ही है ना, 27-28% जो है अधिक ही है। तो कृषि से इससे कम है, और उद्योग उससे ज्यादा, किंतु सेवा क्षेत्र से कम है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। एग्जैक्टली जो है प्रश्न ऐसे भी बनते हैं देखो, और इस जनरली जो है सीजीपीएससी में अक्सर या फिर व्यापम में अक्सर क्या करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी जो उनको कहते हैं, यहां पर हम जो है जीडीपी की बात कर रहे हैं, और जब स्टेट के जब गणना करते हैं इसी तरीके से, तो उनको जो है जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। तो वहां पर भी सेक्टर भी उसमें तीन ही होंगे, एक कृषि और संबंधित क्षेत्र होता है, एक उद्योग होता है, और एक सेवा क्षेत्र होता है। तो वो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि इसका जो है इससे कम है, इससे ज्यादा है, अक्सर ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों बताया मैंने, तो ये जो है दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? सी। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, मगर फिर भी थोड़ा सा लेंदी है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कह रहा है। राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसी निरूपित करता है। अब यहां पर देखो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसके पहले का थोड़ा सा अगर हम समझे इसमें, एक तो जो है जीडीपी होता है, फिर जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर जिनको हम कहते हैं एनएनआई एक्चुअल में कहा जाए तो यही है। हाँ, पर इसमें दोनों के उसके जो किस मूल्य पर हम गणना कर रहे हैं उस बात पर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो उसी की बात पूछ रहे हैं यहाँ पर ये। तो एक सकल घरेलू उत्पाद, फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसके बाद फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसी से फिर आगे हमने क्या निकाल लिए? निवल नेशनल इनकम। और इसी में फिर आगे और बढ़ जाते हैं, इनको जनसंख्या से अगर डिवाइड कर दिए तो फिर इसमें पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब उसमें डिफरेंस किस में आता है? इसमें मूल्य को लेकर के, मूल्य को लेकर के। तो मूल्य जो है एक तो उसमें जो है कहते हैं फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, कारक लागत वाला होता है, बेसिक प्राइस दी वाले पोर्शन में से, और एक होता है बाजार मूल्य वाला। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न है ये। अब देख रहे हैं राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किसी निरूपित करता है। अब पहला दे रखा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटा करके। ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात नहीं होती है यहाँ पर। ये बात तो पहले छोड़ ही दीजिए इनको। वो दूसरी ऑप्शन कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटा करके विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ करके। तो यहां पर भी नहीं है, ये बातें भी बिल्कुल इसमें नहीं सम्मिलित होता है, ऐसा नहीं है ये। अब इसमें एग्जैक्टली अगर कॉन्सेप्ट देखे, नेशनल इनकम जो है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें मूल्यह्रास मतलब डिप्रिसिएशन, जिनको हम घिसावट कहते हैं उत्पादन में, और अप्रत्यक्ष करों को घटा करके, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब ये जो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी में माइनस करना है किसको? डिप्रिसिएशन को। और फिर इसमें कह रहे अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, अप्रत्यक्ष कर मतलब इसमें इनडायरेक्ट जो टैक्स है उनको घटाए, और सब्सिडी को जोड़ करके, मतलब सब्सिडी को जोड़ा गया है। ये एक्चुअली फार्मूला बता दिया।
मतलब ये कह रहा है कि भी नेशनल इनकम का मतलब क्या? तो नेशनल इनकम का मतलब ये है कि बाजार कीमतों पर यदि हम जीडीपी की गणना किए हैं तो उस जीडीपी में एक तो डिप्रिसिएशन जो है, जो गिरावट है, उनको घटाना पड़ेगा, प्लस जो अप्रत्यक्ष कर है उनको घटाना पड़ेगा, और उसमें जो सब्सिडी है उनको जोड़ना पड़ेगा। तब जाकर उनको हम कहते हैं नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब वहां पर जो मैंने थोड़ा सा उसमें स्टेटमेंट की बेस्ट में कहा था, यही एक्चुअल में थोड़ा फार्मूले के रूप में कह दिया गया है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम का मतलब बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर इसके बराबर होता है हमारा नेशनल इनकम। तो उत्तर कौन सा आ गया? सी। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम जो है एनएनआई, जिनको हम नेशनल नेवल इनकम कहते हैं, उसमें जो है जीडीपी, उसमें हमने डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया, ये लगभग उसके बराबर होता है। ये हो गया नेशनल इनकम। उत्तर कौन सा आ गया हमारा? सी। अगला प्रश्न, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर कह रहे हैं। अब देखो उत्पादन पर जो है, जो कुछ जो प्रयोग करते हैं इनपुट्स, मतलब उसमें जो लागत आता है एक्चुअली उनकी बात कर रहे हैं। वो जो उत्पादन के लिए जो जिन जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मजदूरी को मजदूरी दिया जाता है, बिजली का उसमें होता है, तो उसमें उत्पादन के लिए जो लागत आता है उनकी बात करें तो उसके बेसिस पर कहते हैं साधन लागत। बहुत सामान्य स्तर में साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ये कह रहे हैं कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है। इस साधन लागत मतलब जिनको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। अब ये कह रहे हैं कि साधन लागत पर जीएनपी माना शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बाजार मूल्य पर जीएनपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, ऐसा भी नहीं है। इनको बताऊंगा लोग कॉन्सेप्ट में। वो होता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक्चुअल में जो है साधन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, जिनको मतलब नेन एनपी, जैसे थोड़े पहले बताया मैंने कि जीडीपी, एक तो जीडीपी हो गया, जीडीपी से जो है फिर जीएनपी, और इसी जीडीपी के, इसी जीएनपी के जो हमने ग्रॉस को हटा दिए, तब आगे हमारे पास एन एन आई, नेट नेवल नेट नेशनल इनकम, ये इसी की बात कर रहा है। तो ये अगर हम साधन लागत पर जब गणना करेंगे तो यहां साधन लागत पर आएगा, डिप्रेशन जब माइनस कर देंगे तो वहां से क्या है हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो ये इसी की बात कर रहे हैं। तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो किसके बराबर होता है? तो यहाँ राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? डी। अगला प्रश्न, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? कह रहे कि इस पर्टिकुलर अवधि के लिए, किसी भी अवधि के लिए बात कर रहे हैं, एक देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? और यहां पर चार स्टेटमेंट दे रखा है। पहला ये ऑप्शन, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबरी होगी। ऐसा नहीं होता है। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं इसमें, ये नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। तो एग्जैक्टली जो है हमें इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनकी हिसाब से समझना है एक्चुअल में। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है उनकी बात कर रहे हैं। तो कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होता है, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। अब उत्तर आ जाएगा इसमें डी। डी क्या होगा? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है जीडीपी का। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एक वित्तीय वर्ष में उस देश में जितने लोग निवास कर रहे हैं उनके द्वारा उत्पादित किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो जीडीपी है। ये उसी की बात करते। उत्तर कौन सा आ गया हमारा? डी। अगला प्रश्न,
नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद, जिनको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, मतलब बाजार मूल्य वाला हुआ ये, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाम मात्र जीडीपी, ये वास्तविक या जिनको हम रियल जीडीपी कहते हैं वो वाला नहीं है। इस बात को अच्छे समझना है। रियल जीडीपी का मतलब ये कि हमने आधार वर्ष को मान करके जो है एक मूल्य को स्थिर रख दिया है और उसके बेसिस पर हमने जो है गणना की है जीडीपी का, जिनमें महंगाई को हमने एडजस्ट कर दिया है। जबकि दूसरा जो बताया था मैंने, जो नॉमिनल होता है उसमें महंगाई को एडजस्ट नहीं किया होता है, उसमें महंगाई जुड़ी हुई होती है और इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी जो है हमेशा जो है वो ज्यादा दिखता है, ज्यादा आता है, उसमें ज्यादा वृद्धि दिखाता है महंगाई अगर बढ़ी हुई है तब की कंडीशन में। मगर यदि महंगाई जो है कम बढ़ी हुई है, जैसे इस बार अगर देखा जाए तो महंगाई थोड़ी सी कम बढ़ रही है पूरी वित्तीय वर्ष में, लगभग 2 से 2.5% उससे कम रहा है हमारा। इसीलिए जो है हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है रियल में जो है 7.4% 2025-26 के लिए, और नॉमिनल में जो है 8% की ग्रोथ रेट है। बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमारे महंगाई जो है बहुत अधिक नहीं रहा है। अगर महंगाई अगर अधिक बढ़ा होता तो वो जो 8%, जिनको मैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ 2025-26 के लिए, मे भी ये जो है 8.5% या 9% होगा अगर महंगाई बढ़ी हुई तो। अगर महंगाई कम बढ़ी है इसीलिए कम डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब उसी के बारे में कह रहे हैं, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जब नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर, ये तो विनिमय दर का मतलब होता है एक्सचेंज रेट कहते हैं इनको, एक्सचेंज रेट कहते हैं, एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि रुपये की जब अदला बदली कर रहे होते हैं डॉलर या फिर किसी और में, तो उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट, विनिमय दर उनको कहा जाता है। तो यहां तो उसकी बात ही नहीं है। दूसरा कहे जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये तो जो है क्या बोलते हैं इनको, ये नहीं आएगा। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा, जीडीपी का मूल्यांकन जो है मौजूदा क्या बोलते हैं इनको, वो मौजूदा कीमतों पर, राइट? हाँ ठीक, हम सही कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, तो जीडीपी का मूल्यांकन कर मौजूदा बाजार कीमतों पर, मौजूदा बाजार कीमत का मतलब क्या है, इनमें इन्फ्लेशन वाला जो है चीजें जुड़ी रहेंगी, इनमें इन्फ्लेशन वाली चीजें इसमें जुड़ी रहेंगी। तो यही क्या होता है, नाम मात्र का पूछा क्या है हमें, नाम मात्र पूछा हुआ है। तो नाम मात्र का मतलब क्या है, उसमें मौजूदा जो बाजार मूल्य है उस कीमत के आधार पर किया जाता है गणना। उत्तर कौन सा आ गया हमारा, बी। और इसी को अगर मान लो जो है इस नाम मात्र की जगह अगर मान लो जो है इसमें वास्तविक अगर कहा जाता, रियल जीडीपी कहा जाता, वास्तविक, तो वास्तविक में क्या होता, जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्यों पर किया जाता है, ये उत्तर आ जाता। मगर अभी पूछा क्या है, नाम मात्रा सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल जीडीपी पूछा है, इसीलिए जो है उसमें इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट नहीं किया है, उसमें इन्फ्लेशनरी जो है जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी है। तो ये क्या हुआ, जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, उससे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। उत्तर कौन सा आ गया, बी। अगला प्रश्न, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो यहां पर थोड़ा सा उसके फार्मूले के फॉर्म में दे रखा है। प्रश्न ये है कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसके बराबर हो रहा है, होता है ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ये नेट निवल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि हमने एक्चुअल में इसको निकाला किससे होगा, इसको हमने जीडीपी से पहले जो है, हमने पहले जीडीपी निकाला, पहले पहले जीडीपी निकाला, और जीडीपी से हम इसको पहले जीडीपी से हमने जीएनपी में कन्वर्ट किए हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर एनएनपी पहुंचे हुए हैं। ग्रॉस से हमने फिर डिप्रेशन को हटा दिए हैं तब जा करके ये। अब उसी के बारे में पूछे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित किसके बराबर होता है ये कह रहे हैं। अब पहले ऑप्शन देखने, अब ये किसमें क्या है बाजार मूल्य पर, ठीक है। तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध आय, क्या है, विदेश से शुद्ध आय,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेश से शुद्ध अगर आय की बात करें तो उसमें ये ऐसा नहीं होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इनको हम नहीं कहते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान, ऐसा नहीं होता है। हस्तांतरण भुगतान भी कोई अलग कॉन्सेप्ट है, यहां पर इनका कोई यूज नहीं है ये। अब तीसरे ऑप्शन देखिए इसमें ये, तो फिर चलो पहले, अब चौथे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान। अनुदान तो बिल्कुल अलग चीज से जुड़ी होती है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। अब यहां पर देखिए सी ऑप्शन देखिए, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। अब पूछा भी क्या है हमें, बाजार मूल्य पर पूछा है। अब इसी जीएनपी में जो है, इसी जीएनपी में जो है अगर हमने डिप्रिसिएशन को घटा दिया, जो घिसावट हुई उनको हटा दिया, तब क्या निकल जाएगा, एनएनपी। और उसी को बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारे पास में, सी। अगला प्रश्न, ये और फार्मूला के फॉर्म में है, क्योंकि एक्चुअल पीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे हुए हैं, एक दो बार इस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, और इसीलिए जानबूझ करके मैंने ऐसा प्रश्न ले आया है ये। ठीक है, अब जैसे, अब यहां पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है ये दे रखा है। अब पहले दे रखा है एनएनपी, वही फार्मूला में थोड़ा सा लिख दिया गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब कह रहे कि जीएनपी माइनस घिसावट। ठीक है, ये सही है कह सकते हैं, मगर एक्चुअल में इसी में जो है, जो विदेश से शुद्ध आय जो प्राप्त होता है, नेट नेशनल इनकम में वो भी सम्मिलित होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहां तो कह सकते हैं कि इसमें जीएनपी में जो है हमने घिसावट को माइनस कर दिया तो एनएनपी निकल जाएगा। मगर उस एनएनपी में जो है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उसमें उसमें जो है, जो जीडीपी वाला होता है, ठीक है, उसमें जीडीपी और उसमें जो है, ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि गलत बन गया है हमारा, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैंसिल कर रहा हूं मैं, ये तो क्वेश्चन कैंसिल हो गया ऐसा मान के चलिए। इसमें फार्मूला थोड़ा सा टिपिकली जो है गलत हो गया मुझसे ये, तो इस क्वेश्चन को मैं लेफ्ट साइड कर दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाता हूँ। और यहाँ थोड़ा सा, यहाँ भी फार्मूले के फॉर्म में ही है, तो थोड़ा सा पीएससी में ट्राई किया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो फिर कुछ कवर कर ले, तो उसमें देखते हैं कहाँ तक सही हो रहा है ये। अब इसमें जैसे कि मान लो जो है, ये नेशनल आय से संबंधित यहाँ पर भी है। अब देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय अथवा कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय अथवा कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है। अब कौन सा सही है ये कह रहा है, उसमें कुछ फार्मूला दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे पहले क्या दे रखा है, एनआई, मतलब वही नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, मूल मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ये कह रहे हैं कि इनके बराबर होता है, मगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जो नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम है, वो जो नेशनल इनकम होता है वो एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं, बल्कि इसमें दे रखा है नेशनल इनकम जो है ये बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, और चूंकि इसके अंदर है सब्सिडी, ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पर माइनस में दे रखे, इसका मतलब अगर ये माइनस यहाँ पर अगर ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम में जो है बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस जो अप्रत्यक्ष कर है, मतलब उनको घटाए हैं हमने, और उसमें सब्सिडी को जोड़ दिया गया है, तो ये होता है नेशनल इनकम। मतलब एक फार्मूले के फॉर्म में अगर देखेंगे तो नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी, एनएनपी माइनस जो इनडायरेक्ट टैक्स है प्लस सब्सिडी, ये होता है बराबर राष्ट्रीय आय के। मतलब इसको कई प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ये प्रदर्शन के अलग तरीके हैं, और एक्चुअल में एग्जाम में यही सब पूछते हैं ये। तो ये तो ठीक है, मुझे उतना समय नहीं मिल पा रहा है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे, मगर फिर भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह से है इनमें। अब उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, व्यक्तिगत परियोज्य आय
अब देखो ये प्रश्न जो है ऐसे डायरेक्टली तो देखा जाए तो ये पीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये, फिर भी इसको मैं साथ में ले रखा हूं कि थोड़ा सा कुछ ऐसे भी प्रश्न पीएससी ने पूछे हैं इस बात को बताने के लिए। देखो प्रश्न पीएससी जो है इस तरह प्रश्न पूछा हुआ है, ये पीएससी जो है मेरे ख्याल से किसी वर्ष का है, 2020-21 किसी वर्ष का होगा ये, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान में नहीं है, मगर हाँ पीएससी में आया हुआ वर्ष है प्रश्न है ये। अब इस लेवल प्रश्न पूछते हैं इनमें से। अब जैसे पूछ रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है कि पर्सनल व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, उसके संबंध में कौन सा क्वेश्चन सही है, ये कह रहा है। अब देखो यहाँ पर चार विकल्प तो उद्दीत उपरयुक्त सभी दे रखा है, अब इसमें देखना है कि सही क्या है एग्जैक्टली इसमें ये। अब देखो पहला कह रहा है पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, मतलब एक व्यक्ति की जिनकी आय है, जितना आय है उनमें से उसने जितना कर भुगतान कर दिया है, उनको अगर घटाएंगे तो उनके पास में व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कितना खर्च करता है पर्सनली, वो कितना होगा, ये इसकी बात कह रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति जो है अपनी आय में से जो है कर तो देता ही है, मगर कर के अलावा जो है कुछ और भी देता है, ये सम्मिलित उसमें नहीं है। अब बी ऑप्शन देखिए, पीडीआई उसी की बात कर रहा है। व्यक्तिगत आय, अब जितना उसने पैसा कमाया उनमें से जो व्यक्तिगत टैक्स, पर्सनल टैक्स, जो व्यक्तिगत कर है वो भुगतान किया, और उसके साथ में जो गैर कर भुगतान, जैसे कुछ ने कुछ शुल्क वगैरह उसने भुगतान किया है, तो वो भी तो उनके पास में इनकम के, उनके खर्च के लिए नहीं बचा है ना, उनकी इनकम से कम हो गया। तो एक्चुअली में पीडीआई के मतलब ये होता है कि भाई व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मतलब ये होता है कि भाई उस व्यक्ति ने कितना कमाया, उसकी आय कितनी है, उनमें से उसने कितना व्यक्तिगत कर दे दिया, व्यक्ति सम कर दे दिया, कर दे दिया, टैक्स दिया, और जो गैर कर भुगतान होता है, नॉन टैक्स जो पेमेंट करते हैं वो, उनको अगर दोनों को माइनस कर दिए तो जितना पैसा जो बचा हुआ है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उनके पास खर्च करने के लिए वही बचा रहता है, उसी ही बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा इसमें, बी। तो बाकी और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, तो यहां पर हो रही है रियल जीडीपी की बात हो रही है, ये रियल जीडीपी की बात हो रही है, रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी का मतलब ये हुआ एक्चुअल में देखा जाए तीन में कि हम उनको स्थिर भाव पर जो है गणना करेंगे, बहुत स्वाभाविक से है। नॉमिनल वाला अगर होता तो उसमें महंगाई को माइंड नहीं करते, महंगाई बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम ये सोच लेते हैं। मगर यहां पर पूछा क्या है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ये फिर रियल जीडीपी जिनको हम कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो तो जो है वहां नॉमिनल हो जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन देखिए, जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्य पर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो स्थिर बाजार मूल्य पर जब हम गणना करते हैं जीडीपी का, तो वो होता है वास्तविक जीडीपी, या जिनको रियल जीडीपी कहते हैं। और यदि मान लो जो है उनको बाजार मूल्य पर जब गणना कर रहे होते हैं, उस समय महंगाई में हमने बिना एडजस्ट किए, उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा इसमें, सी। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब पूछे इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। पहला स्टेटमेंट, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसे प्रश्न बहुत लॉजिकल है। देखो देखने में सेंटेंस तो बहुत सिंपल लग रहा है, मगर ये बहुत गहरी बात पूछ रहा है। कह रहे कि पिछले एक दशक में, अब एक दशक का मतलब कब की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी 2025, अब तक 26 लग गए हैं, मगर फिर भी 2025 के अगर पहले देखें 2025 तक, मतलब 2015 से लेकर 2025 में भारत की जीडीपी जो है 4 गुना बढ़ी है, ये कह रहे हैं, वृद्धि हुई है ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। 2000
15 में जो है भारत की जीडीपी लगभग 2.1 ट्रिलियन के आसपास हुआ करता था। अभी वर्तमान में मतलब जैसे आंकड़े हमारे पास में आते हैं उनके हिसाब से 2025 से चलो 26 अभी तक वर्तमान तक ले लूं तो लगभग ये 4.1 या फिर कहीं पर 2 ट्रिलियन की जीडीपी कहते हैं। और हम चौथे नंबर में है तो जानते हैं 10वें नंबर से चौथे नंबर में आ गए हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अभी भारत की जीडीपी का जो है पूरा अगर उनका जो टोटल वैल्यू देखा जाए तो 2.1 ट्रिलियन 2015 में जो हुआ करता था वो अब 2025 और जो 26 की स्थिति अब तक की स्थिति में लगभग 4.1 या 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे हुए हैं। लग हम जो है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के। और यदि हम थोड़ा सा 2030 तक अगर उसको 4.5 ट्रिलियन के आसपास से आगे बढ़ा देंगे तो हम जर्मनी से आगे बढ़ जाएंगे और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। तो पहली बात स्टेटमेंट जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब पहली बात जो कह रहा है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये 4 गुना नहीं बढ़ी है बल्कि हम इनको 2 गुना कह सकते हैं। मगर ऐसे स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद कह रहे सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश विगत 1 दशक में कमी आई है, ये कह रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि सरकारी क्षेत्र जो है बहुत बड़ी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है सभी सरकारों ने प्रयास किया है और उनके प्रयासों में बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े जो है इस्टेब्लिशमेंट की स्थापना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मतलब सरकार जो है बहुत बड़ी मात्रा में अपने खर्च को बढ़ाया है, ना कि कमी आई है। तो स्वाभाविक रूप से दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, ये गलत नहीं बल्कि स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या कह रहे हैं इसमें, सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है, ऐसा भी नहीं है, ये तो बढ़ा है एग्जैक्टली का देखा जाए तो इसमें क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है, कमी नहीं आई है बल्कि ये जो है बढ़ी है। तो इसमें पहले भी स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर जो है वो अलग परिस्थितियों को दे रखा है, मेल्ट डाउन है, मंदी है और स्लो डाउन है। अब उसके बाद इसमें दे रखा है विवरण, विवरण दे रखा है। पहला जैसे कि मेल्ट डाउन, तो मेल्ट डाउन का मतलब यह है कि स्टॉक कीमतों की गिरावट। मेल्ट डाउन एक्चुअल में स्टॉक बाजार अगर धड़ाम से कहते हैं कि नीचे आ गया, वो स्थिति होती है मेल्ट डाउन की। जो हम कहते हैं जैसे कि हमारा सूचकांक है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, अगर कोई धड़ाम से बहुत तेजी से अगर नीचे आ गया तो उस कंडीशन को कहते हैं मेल्ट डाउन। अब पूछे इनमें से उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, अब मेल्ट डाउन का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट की कीमत में गिरावट, अगर तेजी से गिरावट आ जाए तो वो स्थिति होती है, उसे बोलते हैं मेल्ट डाउन। दूसरा दे रखा है मंदी। अब मंदी के सामने दे रखा है व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति। ये बिल्कुल सही कह रहा है। देखो, व्यावसायिक और जो औद्योगिक जो पूरा एक्टिविटीज है उसमें अगर संकुचन हो रहा है मतलब उसमें कमी आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उस देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का उसका जो औद्योगिक और वो व्यावसायिक क्षेत्र है उसमें एक्टिविटी क्या हो रही है, वो सिकुड़ रही है, कम हो रही है, तो उसी स्थिति कहते हैं मंदी की स्थिति। तो यहां भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, स्लो डाउन, आर्थिक क्रियाओं की हासमान स्थिति, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लगातार घटते जा रही है, वो होता है स्लो डाउन की स्थिति। तो 3 कंडीशन यहां पर लिया है, मेल्ट डाउन, मंदी और स्लो डाउन। और यदि हम बूम कहेंगे, बूम, बूम का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी सभी क्षेत्रों में जो है वृद्धि हो रही है, उसे बोलते हैं बूम। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर ले लेते हैं, बूम या फिर कहते हैं इनको तेजी, इनको बोलते हैं तेजी।
तो वो चार कॉन्सेप्ट समझना है एक्चुअल में। एक मेल्ट डाउन का है, जब स्टॉक मार्केट पूरे गिरावट के, अगर उस गिरावट आना शुरू हो गया, तेजी से धड़ाम से गिर गया इस नीचे, तो मेल्ट डाउन हो गए कहते हैं। मंदी मतलब जो व्यावसायिक और जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है उसमें सिकुड़न हो गया है, कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है, वो होता है मंदी की स्थिति। तीसरी स्थिति दे रखा है यहाँ पर स्लो डाउन, मतलब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, उससे बोलते हैं स्लो डाउन। और बूम, बूम का मतलब होता है तेजी, अर्थव्यवस्था में सभी तरफ चौतरफा जो है वृद्धि दिख रहा है, तो वो होता है बूम। तो यहां तो जो है पहले, दूसरे और तीसरे तीनों बातें बिल्कुल सही है, तो उत्तर कौन सा आएगा, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो पहले स्टेटमेंट देखिए, अभी दो स्टेटमेंट दे रखे, छोटा छोटा सा उसका प्रश्न पूछ रखा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें, विगत 5 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष ले सकते हैं, मतलब 2020 से अगर करेंगे तो फिर ठीक है, कम से कम 5 साल तो हो ही गया। विगत 5 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है हमारा, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट जो है कह रहे कि लगातार बढ़ी है, ऐसा ही स्टेटमेंट है ये, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं हुआ है। हमारा जीडीपी जो है अभी वर्तमान में इस बार, जैसे कि 2025 की स्थिति अगर देखा जाए, तो 2025 की स्थिति, 2025-26 के जो आंकड़े अभी कुछ दिन पहले रिसेंट में जो जारी किया गया है, उसमें तो 7.4% की वृद्धि बताया गया है। इसके पहले 2024-25 के जो वित्तीय वर्ष था, उसमें ये जीडीपी जो है 6.5% की वृद्धि से बढ़ा था। और इसके पहले अगर देखा जाए तो 2023 और 24 वाला जो फेज था, उसमें 9.2% की वृद्धि हुआ था। और उसके पहले तो थोड़ा और कम था। मगर एग्जैक्टली यहां पर देखा जाए तो अब देखिए, कम से कम 3 वर्ष को भी अगर देख लेंगे तो यहां तो जो है 9.2% था 23-24 में। अब ये 24-25 में कितना हो गया, घटकर 6.5% आया था ग्रोथ रेट हमारा। मगर अभी बढ़कर कितना हो गया, 7.5%। और जबकि इसके पहले कम हुआ करता था। मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये जो, अगर इसको ऐसा कर रेखांकित करे, तो ये जो है कम था कि 9% हुआ, 9 से जो है आगे 6.5, और वहां से फिर 7.4। तो इस तरह से इनकी स्थिति है, 6.5, 9.2, और इधर थोड़ा सा कम था, और ये इस तरह का। तो हमारी जीडीपी क्या है, सतत रूप से बढ़ी है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू नहीं बढ़ा है। तो ये पहले स्टेटमेंट तो क्या है, गलत हो गया। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है, ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं। विगत 5 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय, की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। अब देखो, आय की वृद्धि दर की बात कर रहे हैं ना, तो ये वृद्धि दर जो है अगर वर्तमान में, ये फिर इसको ऐसा कहा जाए, प्रति व्यक्ति आय सतत, इसको ऐसा मैं बहुत समान कर देता हूं ज्यादा आसान बनाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय सतत रूप से बढ़ी है। अगर ऐसे स्टेटमेंट देख लेंगे तो ज्यादा लॉजिकल ऐसा प्रश्न आने की संभावना बनती है हमारे पास में। तो इसमें कह रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय सतत रूप से बढ़ी है। देखो निश्चित रूप से भारत की, अगर मान लो जो हम नेशनल भारत के जो प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें, तो अभी जो है 2025-26 के लिए यहां पर जो है इनकम हमारा 2,61,62 कितना है वर्तमान में, इसको थोड़ा सा गड़बड़ होगी लिखने में, 2,61,62, इतना लगभग जो हमारा जो इनकम है, 2 लाख के आसपास इनकम है ये। मतलब हमारा एक्चुअल में, ये बताना चाह रहा हूं मैं एक्चुअल में सीधे तौर पे, कि हमारा जो इनकम जो है वो ठीक है, बड़े कम ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारा इनकम लगातार क्या है, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारा जो पर्सनल इनकम है वो लगातार क्या है, एक्चुअल में बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार से ये। तो ये तो ठीक है, इसको स्टेटमेंट को ऐसा कर देंगे तो इसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उसमें ये 5 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय जो है सतत उससे बढ़ी है, ये व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें, बी, केवल 2। अगला प्रश्न,
भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू वृद्धि की दर लगातार बढ़ती रही है। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया भी कि इसमें पहले तो ठीक है 9.2 था, फिर बाद में 6.5 हो गया, फिर 7.4। ये तो घट बढ़ चल रहा है ना, ऊपर से फिर कम हुआ, फिर कम से और थोड़ा अधिक, इस प्रकार से। तो 6.5, तो ये एक्चुअली क्या है, सतत रूप से नहीं बढ़ी है। जीडीपी की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। देखो, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपये का सकल बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है, तो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वृद्धि कम हो या ज्यादा हो, वृद्धि कम होगा तो भी बढ़ेगा, और ज्यादा वृद्धि हुआ तो ज्यादा बढ़ेगा। मगर जीडीपी तो लगातार बढ़ ही रहा है हमारा ना। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा आ गया इसमें हमारा? बी, केवल दो। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो है ये इकोनॉमिक सम दे रखा है यहाँ पर, जैसे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर। अब दो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है यहाँ पर? पहले स्टेटमेंट देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। ये सेवा क्षेत्र जो है वर्तमान में लगभग 54% के आसपास है, सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरे स्टेटमेंट, सेवा क्षेत्र का हिस्सा अन्य दो हिस्सों के योग से अधिक है। अब देखिए, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जैसे कि इसमें 17 से 18% हिस्सा जो है ये तो एग्रीकल्चर का है, और लगभग जो है 25 से 26% हिस्सा जो है ये इंडस्ट्री का है। और दोनों को जोड़ भी देंगे, इन केस दोनों को जोड़ भी देंगे तो भी जो है ये सेवा क्षेत्र से अधिक नहीं हो रहा है। ये बातें बिल्कुल सही है। तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा अन्य दो के हिस्सों के योग से भी अधिक है, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन क्या है, उत्तर आ गया हमारा सी। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दे रखी है, थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट लिया था मैंने, उसी के परिप्रेक्ष्य में है। अब पूछा है उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें क्षेत्रक दे रखे उप शीर्षक, मतलब उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में है। अब जैसे दे रखे प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब पहले बता चुका हूं कि भाई कुछ चीज अगर नेचुरली प्रोडक्ट हो रहा है, नेचर के द्वारा एक प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है, देखा जाए तो भले हम माध्यम बने हैं, तो वहां उत्पादन क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में चला जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि कृषि क्षेत्र में जितना उत्पादन होता है खेती बाड़ी करके, वानिकी क्षेत्र में जितना भी उत्पादन होता है वन उत्पाद के रूप में, मछली पालन वगैरह जो है वो भी मछली उत्पादन, वहां भी जो है पशुपालन, ये सब किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। मगर यहाँ पर दे रखा है निर्माण, कंस्ट्रक्शन जिनको कहते हैं, ये एक्चुअल में होता है उद्योग क्षेत्र का, ये होता है उद्योग क्षेत्र का। तो ये एक्चुअल में इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो ये ऑप्शन एक्चुअल में क्या हो गया है, गलत हो गई, ये युग में सही नहीं है। द्वितीय क्षेत्र देख लेते हैं। द्वितीय में क्या है, विनिर्माण, बिल्कुल सही है। विद्युत, गैस और जलापूर्ति, ये बिल्कुल सही कह रहा है। द्वितीय क्षेत्र में ये सब सम्मिलित होता है, और इसी में जो है कंस्ट्रक्शन भी जो है द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है ये, मगर वो पहले में चला गया उस तरफ। ठीक है, उसके बाद तीसरी, तो ये दूसरी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा युग्म देख लेती है, तृतीय तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय में क्या दे रखा है, लोक प्रशासन सर्विसेज से संबंधित, रक्षा ये भी सर्विसेज, वित्तीय सर्विसेज, भंडारण सेवाएं ये भी सर्विसेज। तो इसमें 2 और 3 सही है, जबकि एक एक्चुअल में क्या है, गलत। तो उत्तर कौन सा आ गया, पी, 2 और 3 सही। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखो वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली दे रखा है और थोड़ा डीपली कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखे दूध का उत्पादन और क्षेत्रक दे रखे, पूछे इनमें से कौन सा युग्म सही है। दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। मतलब डेयरी फार्म जो है अगर देखा जाए तो वहां तो दूध तो कोई इंसान नहीं बना रहा है ना, तो हम सीधा जो है उसमें गाय ये फिर उसमें दूध दे रहे हैं, भैंस दूध दे रहे हैं, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है बेसिकली ये। तो क्या है, दूध का उत्पादन किस में सम्मिलित होता है, प्राथमिक क्षेत्र में। अब दूध से जो है हमने पनीर बना दिया, पनीर का उत्पाद किया, वो किस में, द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग कर दिया हमने।
दूध से हमने क्या बना दिया, पनीर। तो पनीर किस में सम्मिलित हो गया, द्वितीयक क्षेत्र में। अब कह रहे कि उस पनीर से हमने जो है चलो सब्जी बना लिया, पनीर की सब्जी, और किसी रेस्तरा में, होटल में पनीर को परोस दिए हमने, क्या है, सेवा क्षेत्र, तृतीयक। तीनों बातें बिल्कुल सही है। बहुत लॉजिकल जो है इस तरफ ऐसे प्रश्न दिए जा सकता है, ये प्रश्न ऐसे बनाए जा सकते हैं कि दूध का उत्पादन किए हैं प्राथमिक क्षेत्र में, दूध से पनीर उत्पादन किया द्वितीय क्षेत्र में, उस पनीर को होटल में परोस दिया तृतीय क्षेत्र में। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, सी। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर्ज किया गया है। ये बिल्कुल रिसेंट का है, अभी हाल ही में जो है सांख्यिकी मंत्रालय जो उसमें जो डाटा जारी किया है, ये उनके बेसिस पर प्रश्न बनाया हूं मैंने इसमें। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई अभी जैसे कह रहा हूं मैं कि 7 ठीक है 4% की जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट है हमारा जो 2025-26 का। तो ये 7.4% जीडीपी ग्रोथ रेट आया कैसे, तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा इसमें वृद्धि में, तो वही पूछ रहे हैं हमसे। अब यहाँ पर जैसे पहले बता चुका हूं मैं, कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान तो लगभग वही 3.1% का रहा है, तो ये तो बहुत कम रहा है, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो इसी में अगर मान लो देखे विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का, तो इसका भी थोड़ा सा कम ही रहा है, सर्वाधिक इसका नहीं रहा है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण भी देखे तो लगभग ये 7% का रहा है, मगर ये भी सर्वाधिक नहीं रहा है। उसके बाद व्यापार, उसके बाद वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं और लोक प्रशासन और रक्षा, ये जो है 9.9% की ग्रोथ रेट से बड़ा है इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में। तो सर्वाधिक जो है वृद्धि जो है किस में दर्ज किया गया है, वित्तीय सेवाएं में, रियल एस्टेट, पेशेवर सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस की बात करते हैं, पब्लिक एडमिशन और डिफेंस वाले सेगमेंट, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, 9.9% की वृद्धि हुई है। और सबसे जो कम हुआ है वो कृषि और संबंधित क्षेत्र में, मात्र भाई 3% के 3.25% के आसपास में। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, ए। अगला प्रश्न, अब यहां जो है बचत से संबंधित है और पूंजी निर्माण से संबंधित प्रश्न है। भारत की सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये, और पूछे कौन सही है। सकल घरेलू बचत के क्षेत्र में घरेलू, निजी और सरकारी सम्मिलित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो एक्चुअल में सेविंग्स जिनको हम कहते हैं बचत, उसमें घरेलू लोग, मतलब जो घरेलू लोग की बात कर रहा हूं मैं, हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक सेविंग की बात जिनको हम कहते हैं। दूसरा प्राइवेट सेविंग, मतलब जो कंपनी वगैरह सेविंग करता है उनकी बातें कह रहे हूं। तीसरी सरकारी, सरकार जो पैसा बचाता है, अब सरकार को पैसा बचाता तो नहीं है, वो तो खर्च कर डालता है। तो स्वाभाविक रूप से जो है बहुत कॉमन सेंस अगर लगाए तो सबसे अधिक बचत कहां पर होगा, घरेलू में, सर्वाधिक बचत यहीं पर होता है। निजी, निजी कंपनी, निजी कंपनी अगर मान लो तो स्वाभाविक पैसा कमाया, निवेश कर दिया, कम, तो ये उनकी तुलना में, डोमेस्टिक की तुलना में इनका थोड़ा सा कम होता है इनकी तुलना में। सरकारी सबसे कम होता है, बचाता है कम मात्रा में, मगर सबसे कम इनका होता है ये। तो घरेलू, निजी और सरकारी बचत का मतलब ये है, सेविंग का मतलब उसमें डोमेस्टिक है और उसमें प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है, तीन चीजें ये सम्मिलित होते हैं। ये बिल्कुल सही है यहां तक। जिसमें सबसे कम सरकारी बचत है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सबसे अधिक कौन सा है, घरेलू, उससे कम किसका है, निजी वालों का, उससे कम किसका है, सरकारी का। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सकल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे कम और घरेलू क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अभी वर्तमान में अगर मान लो जो है, हालांकि आंकड़े तो हमारे पास में अभी आए नहीं है, तो फिर भी पुराने आंकड़े बता देता हूं मैं। जैसे कि अगर मान लो देखिए इनको कि 2022-23 में जो हमारा जो है जो घरेलू बचत है वो 18% के आसपास था 2022-23 में, और 2000 घरेलू बचत में 18%,
और जो निजी कॉर्पोरेट बचत है वो लगभग जो है 11.2% था। और वैसी जो सरकारी बचत वो तो जो है जो सरकारी से बचत का लगभग 0.6% के आसपास था। तो मतलब ये है, भले डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर थोड़ा सा ये रफली आइडिया होना चाहिए आपको कि डोमेस्टिक जो है ज्यादा सेविंग्स है हमारा, और उसके बाद प्राइवेट सेविंग्स उससे थोड़ा कम सेविंग है, सबसे कम सरकारी है। अब उसके बाद रही बात, अगर जितना पैसे बचाए हैं उन्हीं में तो कुछ निवेश करेंगे ना, और जो निवेश करेंगे उसी से पूंजी का निर्माण होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो स्वाभाविक है निवेश भी अगर देखेंगे तो सर्वाधिक निवेश किसमें होगा, वो घरेलू निवेश होगा, उसी से अधिक मात्रा में पूंजी निर्माण होगा। तो सर्वाधिक पूंजी निर्माण भी पूछेंगे तो किससे हो जाएगा, घरेलू से हो जाएगा, और उससे थोड़ा कम प्राइवेट में हो जाएगा, और सबसे कम सरकारी वाले में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रफली याद रखना है। इसमें दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें, सी। अगला प्रश्न, सकल घरेलू बचत के संबंध में निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। ठीक, अभी तीनों बताया मैंने कि एक निजी कारपोरेट क्षेत्र होता है, और एक जो है इसमें घरेलू क्षेत्र होता है, और एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है। अब प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त में से 22-23। अब देखो 22-23 आंकड़े मैंने इस बेसिस पर लिया हुआ है क्योंकि मेरे पास भी आंकड़े अब तक जो आर्थिक समीक्षा में जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो 22-23 से अंतिम आंकड़े जारी हुआ है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद के इस तीनों के अलग अलग से बात कर रहा हूं मैं। ये सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, मतलब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इनको कैलकुलेट करते हैं ये। तो इसमें से कितना हिस्सा जो है निजी क्षेत्र का, कितना जो है घरेलू, और कितना जो है सार्वजनिक, उसकी बात कह रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आरोही क्रम अनुसार, आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि बढ़ता हुआ क्रम की बात कर रहे हैं ये। आरोही क्रम के अनुसार का मतलब यह है, आरोही, आरोही मतलब क्या है, उसमें बढ़ता हुआ क्रम की बात कर रहा है कि छोटे से हमें बड़े की तरफ जाना है। अब इसमें देखना यह है कि सबसे कम तो इसमें जो है, कैसे कह सकते हैं, सबसे कम इसमें अगर देखा जाए तो वो तो जो है सार्वजनिक क्षेत्र का था। इसका मतलब 3 नंबर इसमें पहले आने वाले हैं, ये नहीं आने वाला है। तो उससे थोड़ा कम जो है, उससे थोड़ा अधिक जो है निजी क्षेत्र का। 3 के बाद में 1 आना चाहिए, 3 के बाद में 1 आना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या है, डोमेस्टिक वाला। तो उसके बाद फिर क्या है, उत्तर 2, मतलब उसमें उसके बाद 2 आना चाहिए। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा, बी। देखो एक्चुअल में हल करने का क्या तरीका अपनाया मैंने, कि सबसे अधिक इसमें किसका था, घरेलू का था, उससे थोड़ा कम किसका, निजी कारपोरेट सेक्टर वाला, प्राइवेट सेक्टर जिनमें से कहते हैं, और सबसे कम किसमें था, सार्वजनिक क्षेत्र का। तो बचत में अगर सबसे कम अगर देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र का, उससे थोड़ा कम नहीं, उससे थोड़ा अधिक निजी कारपोरेट क्षेत्र का, उससे अधिक मतलब सर्वाधिक अधिक वह किसका हुआ, घरेलू क्षेत्र का। तो उत्तर कौन सा जाएगा हमारा, बी। ये हो गया है आज के लिए जो है 51 प्रश्न मैंने कवर कर लिया। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न और भी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न है, और इसमें बाकी, और इसमें उससे संबंधित प्रश्न है, तो वो जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो ये तो आज के लिए मैंने करीब इसमें 20-21 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। इसमें जीडीपी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब उसके बाद फिर इसमें कुछ जीडीपी से, इसमें सतत विकास लक्ष्य से संबंधित, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं ऑलरेडी। पीएससी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें सतत विकास लक्ष्य से प्रश्न पूछा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाइए उनको। यहाँ तक कि जो समासी विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिनको हम कहते हैं, वो तो सतत विकास हो गया, मगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये भी पढ़ के जाइए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इकोनॉमिक्स में कम से कम ये बेसिक बेसिक शुरुआती टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते भी है। तो आज के सेशन में तो हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, करीब 20-21-22 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अब बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।